हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर दिए हैं और पॉलिटी में हम लोग एम लक्ष्मीकांत को लेके जो है हम लोग आगे चल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग ने कल स्टार्ट किया था, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा इतिहास देख रहे हैं, क्योंकि उसी का बेस जो है वहीं से हम लोग को बेस बनेगा। ठीक है, कि कैसे कैसे आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आज का हमारा जो संविधान है, वो संविधान जो इतना बड़ा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है, वो कैसे इतना बड़ा बन गया और सबसे अच्छा संविधान क्यों बन गया, तो वो हम लोग यहीं से देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसी के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें कमियां थी और क्या क्या चीज़ें उसमें कमियां थी पहली बात, और क्या क्या चीज़ें हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें अच्छी थी उसी को हम लोग डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिए। ठीक है, जैसे आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग ने जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग ने क्या किया है, उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लिया है। क्लियर है। तो हम लोग जो है कल पिछली क्लास में कल जो हम लोग ने करा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, हमने बताया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है बेसिकली इसको समझने के लिए इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। कैसा, एक है कंपनी रूल, है ना, द कंपनी रूल। कंपनी, इसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो कंपनी कैसे अपने आप अपना शासन यहाँ पर करती है, तो वो है 1773 से लेके, है ना, 1773 से लेके कंपनी रूल, है ना, कंपनी रूल जो है ये जो है क्या है, कंपनी 1773 से लेके 1858 तक इसका रूल चलता है, और उसके बाद में फिर चलता है क्राउन का रूल, है ना, रानी का सीधे क्राउन रूल ये चलता है 1858 से लेके अपना जो आज़ादी है 1947 तक, ये आज़ादी तक चलता है। ठीक है, कल हम लोग ने 1853 तक जो है एक्ट पढ़ लिया था, और आज हम लोग जो है इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1853 अब मैं वो रिकॉल नहीं करूँगा बार बार, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ कोई मतलब नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसे हम तो बस खाली ये है कि हिस्ट्री स्किप ना हो जाए। ठीक है, आपको बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इस वजह से मैं इससे सारी चीज़ें करा रहा हूँ। और बेस बनना भी ज़रूरी है ना, बेबी को भी बेस पसंद है और पॉलिटी को भी बेस पसंद है। अगर बेस नहीं क्लियर होगा तो तुमको आगे चल के समझ नहीं आएगा कि हाँ साहब, ये जो आज जो हम लोग जैसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो ये कहाँ से आया, है ना, आसमान से थोड़ी टपक पड़ा है, एकदम से थोड़ी आ गया है, ये सब कहीं ना कहीं यहीं से मिलता है आपको, है ना। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, तुम्हारे लेजिस्लेशन हो, ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब क्या है, ऑर्डिनेंस है, ये सब कहाँ से मिलता है, सब यहीं से मिलता है। क्लियर है। तो अब देखो, कल हम लोग ने जो पढ़ा था कि हम लोग ने 1853 तक पढ़ लिया था। ठीक है, कंपनी रूल हम लोग पढ़ रहे थे, 1853 में पढ़ लिया था। अब इसके बाद में 1858 है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 1858। लेकिन याद करो 1858 से पहले पड़ता है क्या, 1857। और 1857 शायद कोई भी बच्चा जो कंपटीशन में होगा और जो नहीं भी होगा वो भी शायद कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, 1857 की जो क्रांति हुई वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति हुई थी। और इतनी ज़बरदस्त क्रांति कि अगर उसमें कुछ लूपोल्स थे हम लोग में, जिसकी वजह से नहीं तो कब का ये अंग्रेज जो है भाग चुके होते। बहुत सारी दिक्कतें भी थी जिसकी वजह से हम लोग वो हारे थे। ठीक है, 1857 की क्रांति मैं नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है। क्योंकि मैं जब 1857 की क्रांति जब पढ़ाता हूँ, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ठीक है, उसको पढ़ाते पढ़ाते आप सब लोग इमोशनल हो जाओगे। जब रानी लक्ष्मीबाई, वो झांसी की रानी, है ना, और तांत्या तोपे, है ना, और तुम्हारे नाना साहेब, इन सब की बातें जब आएगी, ठीक है, हज़रत महल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, युद्ध का मोर्चा अपना संभाला था। लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझा दी ताकि आके क्लियर समझ में आए। ठीक है, देखो 1857 की क्रांति बेसिकली हुई क्यों। ठीक है, आप लोगों ने देखा, इसमें तो नहीं देखा जाता क्योंकि इसमें तो हम पॉलिटी के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। आप हिस्ट्री पढ़ो
उसमें बताते हैं क्या कि बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ना हो रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी की फॉर्म में, है ना, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में या उसके लैंड एक्विजिशन के रूप में, है ना, कि मार मार के उनका जो है ज़मीन खींच ले रहे थे, उनके है ना, टैक्स वसूल कर रहे थे, प्रताड़ना दे रहे थे, है ना, और लेबरों को बहुत उस तरीके से काम करा रहे थे, वेजेस भी नहीं देते, मतलब बहुत प्रकार की जो है उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये क्रांति हुई क्यों हुई, इस वजह से देखो ये जो प्रताड़ना होता है, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप एक छोटा से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि जैसे आप मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप गए, किसी भी XYZ, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, आपको एक बैच लेना है, मान लो SSC का बैच लेना है, ठीक है, आप गए, आप लोगों से सुना था कि भाई अच्छी कोचिंग है, आप चले गए वहाँ पर, आपने वो काउंसलिंग ली, उन्होंने बताया कि बेटा ये ऐसे से है, 5 महीने का कोर्स है ना, और 10,000 रुपये इसकी फ़ीस पड़ेगी, आपको एक ही बार में पैसा जमा करना है, ठीक। आपने क्या किया भाई, पढ़ना था आपको, क्लास करनी थी, तो आपने क्या किया, आपने कोचिंग को पैसे दे दिए, कितने, 10,000 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्लास लगनी थी उसके नेक्स्ट डे से ही, अब हो क्या रहा है कि अब पहली बात तो क्लास ही नहीं लगी 2-3 दिन, ठीक है, 3-4 दिन क्लास नहीं, आप रोड डेली आ रहे हो, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, और उसके बाद में 3-4 दिन तो क्लास ही नहीं लगी, सिचुएशन को समझना, ठीक। अब क्या होगा, तो आपके अंदर जो है गुस्सा आएगा। अब जब काउंसलिंग पास गए तो वो पता चला सही से बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में बड़ी मुश्किल 3-4 दिन में जो है क्लास लगी। फिर क्या हुआ कि क्लास लगी तो पता चला कि फिर उसमें टीचर्स फिर सही से नहीं आ रहे हैं, पता चला एक दिन एक टीचर आया, फिर वो 2 दिन आए ही नहीं, है ना। आज लगनी थी साइंस की क्लास तो पता चला साइंस की क्लास ही नहीं लगी, मैथ्स की लगनी थी, मैथ्स की क्लास तुम, और फिर उसके बाद में जब आप जा रहे हो काउंसलिंग के मैनेजमेंट के पास में कि साहब हमने फीस दी है और सारी चीज़ें हैं और मेरी क्लासें क्यों नहीं हो रही, मैं इतनी दूर से आता हूँ या आती हूँ, ठीक है, और मेरे को इतनी समस्या हो रही, और वहाँ काउंसलिंग में जब आप मैनेजमेंट पास जाओ और मैनेजमेंट आपको दुत्कार के भगा दे, कोई आपकी बातें नहीं सुने, भाग जाओ, तुम्हारी जब होगी तब आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आपको दुत्कार दे, आपकी बात कोई ना सुने, तो क्या होगा, आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, ठीक है। एक बार गुस्सा आएगा, 2 बार गुस्सा आएगा, 3 बार, मतलब आप ही को नहीं, आपके जितने भी बैचमेट होंगे सबको दिक्कत होगी, क्योंकि भाई सब लोग पैसा भी जमा कर रहे हैं, और दूसरी बात आप सबको नुकसान हो रहा है कितना, ठीक। तो आपको गुस्सा आएगा, है ना, जब कोई मैनेजमेंट जो है कोई उत्तर नहीं दे रहा है, और है ना, और पैसा भी जमा कर चुके, तो उसमें क्या होगा, आपको जो है गुस्सा आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो गुस्सा जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो गुस्सा फूटेगा कि समझ लो, कहो मारपीट हो जाए, है ना, आप तोड़फोड़ कर दो। तो तोड़फोड़ क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्रांति, ठीक, 1857 की क्रांति, ठीक। एक और एग्जांपल ले रहे हैं और अच्छे समझ में आएगा, जैसे प्रेशर, ठीक है, 1857 की क्रांति जो है, अच्छा प्रेशर छोड़ो, बस इतना ही रखो, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में यही हुआ कि इतनी जो प्रताड़ना हो रही थी, इतनी प्रताड़ना हो गई इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, सैनिकों के लिए ऊपर जो है उतना अत्याचार हो रहा था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन में अत्याचार हो रहा था, वेजेस नहीं दे रहे थे, है ना, मारपीट के उनकी ज़मीन ले रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जब इतनी प्रताड़ना हुई, ठीक है, तो इसी प्रताड़ना, और कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि भाई आप किसी को बता नहीं सकते हो, जिसको बताओगे पता चला उन्हीं के आदमी और पीट दिए गए, है ना, आप थाने में रिपोर्ट करने गए, पता चला वहीं बंद करके और मारे। तो इस वजह से क्या हुआ, वो गुस्सा जो था, वो आक्रोश जो था, वो एकदम से फूट पड़ा इन द फॉर्म ऑफ मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे ने इसकी जो है वो शुरुआत करी, और फिर आगे जो हुआ है वो सारी चीज़ें फिर मैं नहीं बताऊंगा, वो हिस्ट्री का पार्ट है, कभी हिस्ट्री जब कराऊंगा तब आपको पूरी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो हम लोग हारे, है ना, वो हम लोग हारे अल्टीमेटली। बहुत सारे लूपोस थे, लूपोस ये थे कि हम लोग में क्या थी, यूनिटी नहीं थी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, यहीं से मैं लिंक कर रहूँगा, ठीक है। हम लोग में क्या होता है, यूनिटी नहीं थी, ठीक है, यूनिटी, बहुत से ऐसे वर्ग थे, आपको जान के आश्चर्यचकित होगा, इंडिया जरूर था लेकिन बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग थे, ठीक है, जो इंडियन का नहीं ब्रिटिश का साथ दे दिए, समझ रहे हो, जैसे क्या ज़मींदार हो गए,
जैसे पढ़े लिखा वर्ग जो था वो तटस्थ रहा। उन्होंने कहा वो क्या, वो सोच रहे थे पढ़ा लिखा वर्ग, वो सोच रहे थे हम तो पढ़े लिखे हैं, है ना, और ब्रिटिश लोग हमको नौकरी दे देंगे, है ना, हमको अच्छे अच्छे पदों पर बैठा देंगे। इस वजह से वो लोग हैं, सिंधिया लोग, ये लोग साथ नहीं दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रीजंस थे जिसकी वजह से, है ना, हम लोग हार गए। ठीक है, हम लोगों के पास वेपन्स भी अच्छे नहीं थे, है ना, हम लोग तलवार से लड़ रहे हैं और वो लोग तोपों से लड़ रहे हैं, है ना, तो हाईली वेपन्स उनके पास थे, हम लोग के पास उतना थे नहीं, तो इस वजह से हम लोग हार गए। अब सुनो, अब हम लोग यहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं कि 1857 की क्रांति जो है, हम लोग नो डाउट हम लोग हार गए। ठीक है, हम लोग ज़रूर हार गए, लेकिन यह 1857 की क्रांति जो थी ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ने लड़ा था कि ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि अगर हम लोग अब कोई अच्छे से स्टेप नहीं उठाएंगे, इनको जो है अपने मैनेजमेंट में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम लोग नहीं लेंगे, तो ये समझ लो वो दिन दूर नहीं जब हमको ये खदेड़ के बाहर कर देंगे। समझ में आया? ये समझ तो गए थे कि भैया, अगर पहली बात तो ये जितने भाई देखो, जो लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने लड़े तो वो ज़बरदस्त तरीके से लड़े। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या आदमी, सब बहुत कायदे से लड़े थे। ठीक है, तो इस वजह से अब देखो क्या हुआ, भले ही हार गए, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ गए थे, क्या कि हमको कुछ करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जैसे ही ये वार ख़त्म होता है, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ख़त्म होता है, तुरंत ही इन्होंने एक एक्ट लाते हैं, तुरंत ये एक्ट लाए हैं। कौन सा एक्ट? अब हम लोग जो है 1858 में जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 1858 में जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्राउन रूल में आज जा रहे हैं। ठीक है, क्राउन रूल, आज हम लोग क्राउन रूल में जा रहे हैं। ठीक है, क्राउन रूल कहाँ से है? 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, आज़ादी तक। ठीक है, ये क्राउन। अब हुआ क्या, हम लोग 18 सबसे पहला जो चीज़ आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है 1858 का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक्ट आता है। ठीक है, अधिनियम आता है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, देखो कई सारी चीज़ें हुई। जैसे सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम कि जो वाइसराय हुआ करता था, जो तुम्हारा गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है, उसी को जो है इन्होंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल हटा दिया। और ये एक्ट जो आया है, सबसे पहली बात तो इतना समझो कि जो एक्ट आया है ये किसका कारण था? यही 1857 की क्रांति का कारण इसका जो था, जो या सिपाही म्यूटनी जिसको हम लोग बोलते हैं, सैनिक विद्रोह बोलते हैं, या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ये आज़ादी की पहली लड़ाई हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस एक्ट में क्या क्या हुआ कि इसमें जो है सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि इसमें गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, पहले चल रहा था, इसको बदल दिया। अब इसको हटा के क्या बना दिया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बना दिया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, इसको बना के क्या बना दिया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और सबसे पहला जो वाइस रॉय जो बना है वो बना है लॉर्ड कैनिंग। क्या बना है? लॉर्ड कैनिंग बना है। ठीक है, सबसे पहला जो वाइसराय बना है वो लॉर्ड कैनिंग बना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये किया है कि गवर्नर जनरल जो था उसको बदल के वाइसराय का पोस्ट बना दिया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वाइसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर क्या बनाया कि भारत के लिए एक सेक्रेटरी बनाया। क्या बनाया? एक सेक्रेटरी बनाया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी बनाया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए बनाया। ठीक है, और इसके क्या हुई, इसके भी एक काउंसिल हुई। ये जो, और दूसरी बात, ये जो सेक्रेटरी होगा ये क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो वाइसराय बनाया। ठीक, वाइसराय जो होगा, ये वाइसराय क्या होगा, ये तुम्हारा जो क्राउन थी, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन थी, इनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। कौन? वाइसराय। क्यों? क्या हुआ कि जैसे ही ये एक्ट आया, इसके पहले 1857 की क्रांति हुई, तो इसके पहले क्या चल रही थी? कंपनी चल रही थी। सबसे पहला काम किया कि कंपनी को ख़त्म, कंपनी एंड हो गई।
कंपनी एंड हो गई तो अब मैनेज कौन करेगा? अब कौन मैनेज करेगा? अब करेगा मैनेज सीधे ब्रिटिश क्राउन करेगा। तो ब्रिटिश क्राउन खुद नहीं करेगा, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक अपना जो है वो अपना जो है वो जो दूत होता है उसको भेजा। कौन? वाइसराय। ये जो गवर्नर जनरल होता था इसी को वाइसराय बना दिया। और ये वाइसराय डायरेक्ट जो है किससे संबंधित है? किससे? ब्रिटिश क्राउन से संबंधित। ये और किसी को नहीं जवाब यही होगा, ये किसको होगा? ब्रिटिश क्राउन को होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक सेक्रेटरी और एक नई पोस्ट बनाई गई। ठीक है, न्यू पोस्ट है ये। ठीक है, इसके पहले नहीं होती थी, न्यू पोस्ट है। ठीक है, न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है ये क्या होता था? जो ब्रिटिश कैबिनेट होती थी, इसकी पार्लियामेंट की जो कैबिनेट होती थी उसका ये बंदा होता था। कौन? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उसी का बंदा होता था। और इसकी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसकी भी काउंसिल होती थी। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर देखें, इट एंडेड इन द डबल गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसिंग। देखो, इसके पहले हम लोग ने देखा था कि हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो हम लोग की डबल गवर्नमेंट हुआ करती थी, है ना। डबल गवर्नमेंट हुआ, डुअल गवर्नमेंट होती थी पहले, है ना। जैसे होता था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, है ना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, है ना। कल हम लोग ने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। ये सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। ठीक, अब कुछ नहीं, अब सीधे जो है वाइसराय और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, यही जो है मैनेज करेगा। क्लियर है? तो ये पोस्टें सब खत्म कर दी गई। ठीक है, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाया है इसके अंदर जितनी भी प्रशासनिक शक्तियाँ होंगी वो सब इसके अंदर होंगी। ये सारा प्रशासन इंडिया का जो है ये देखेगा। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है ये क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। जो भी कार्य होगा ये इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट या मतलब क्राउन जो है वो सब पूछेंगी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो उसके लिए आंसरेबल होगा। कौन? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, उसके बाद में इट इस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब इसी के जैसे मैंने बताया कि सेक्रेटरी जो है इसकी काउंसिल भी होगी। ठीक है, इसकी काउंसिल भी होगी। कितनी काउंसिल? 15 मेंबर्स की काउंसिल होगी। ठीक है, 15 मेंबर्स की इसकी काउंसिल होगी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको जो है इसकी 15 मेंबर की काउंसिल, और सेक्रेटरी जो होगा उसका चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी जो है उसका चेयरमैन होगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, तो ये जो तुम्हारा क्या है 1858 का एक्ट जो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो पॉलिटी के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट जो आता है वो आता है 1861 का एक्ट। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम लिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है स्किप बिल्कुल ना करना। ठीक है, ठीक, चलो इसके बाद में अब हम लोग आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, देख लो धड़ाधड़ एक्ट बन रहे हैं। ठीक है, धड़ाधड़ एक्ट बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनको मार गिराया है 1857 की क्रांति में। धड़ाधड़ एक्ट बन रहे हैं क्योंकि हवा ख़राब हो गई है ब्रिटिशर्स की। ठीक है, वो समझ गए हैं कि अगर अब हम लोग ने नहीं कुछ किया तो समझ लो हम बहुत जल्दी गायब होंगे। और देखो अभी देखो, पहले तो लॉलीपॉप दी 1858 में कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कंपनी नहीं, अब आप लोग को प्रताड़ना नहीं होगी, अब हम लोग सीधे डायरेक्ट वो रूल करेंगे, है ना, डायरेक्ट आपको जो है एडमिनिस्टर करेंगे। तो पहले देखो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं हुई 1858, लेकिन अब देखो धीरे धीरे इसमें जो है नौटंकियाँ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देखो, और ये जो है आज की जो क्लास है इसमें आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से। ठीक, चलो आगे समझो। तो अब 1861 जो 61 का एक्ट है, आपने ठीक है, और 1861 जो एक्ट है इसमें क्या बोला गया, इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड द वाइसराय नॉमिनेटेड मेंबर एक्सपेंडेड द काउंसिल। ठीक है, और अच्छा
ठीक। अच्छा, 1861 का जो एक्ट है इसमें सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो एसोसिएशन होती है या वाइसराय की जो वो होती है या सेक्रेटरी की जो काउंसिल होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इंडियंस को भी रखेंगे। काहे के लिए? लॉ मेकिंग के लिए। ठीक है, हम लोग इंडियंस को भी रखेंगे लॉ मेकिंग के लिए, फिर कानून वो लोग भी बना पाएँ। ठीक, इस वजह से नहीं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं क्या कि हम लोग इंडियंस लोग ये समझे कि भैया हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग तो भाई बाद में ये कहेंगे ना कि देखो भाई जो कानून बना रहे हैं वो आपके इंडियंस ही बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो बना रहे हैं इंडियंस ही, इसमें इंडियंस में वो मौजूद है, तो आपके लिए गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो उसके बाद में फिर देखा गया कि In 1962, Lord Canning, then Viceroy, nominated 3 Indians in the Legislative Council। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें जो है इसी एक्ट के माध्यम से 1862 के माध्यम से 61 के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि 1862 में इन्होंने 3 इंडियंस को जो है वो नॉमिनेट किया करता है। कौन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और एक और थे सर दिनकर राव। ठीक है, कौन कौन को किसको किया? ठीक है, सबसे पहला काम किया इन्होंने वाइसराय की लेजिस्लेटिव में। ठीक है, वाइसराय जो है उसकी लेजिस्लेचर में, ठीक है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें बोला क्या कि अब जो है इंडियंस भी आएंगे। ठीक है, अब इंडियंस भी आएंगे। ठीक है, काहे के लिए आएंगे? ये लॉ मेकिंग के लिए जो है रखे जाएंगे, लॉ मेकिंग के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, इसी के तहत 1862 में क्या हुआ कि इसमें 3 इंडियंस लाए गए, 3 इंडियंस जो है लाए गए। ठीक है, कौन कौन? राजा ऑफ बनारस। ठीक है, बनारस। ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला, पैक लगा के। ठीक है, और सर दिनकर राव। ठीक है, सर दिनकर राव, ये 3 लोग जो है किस में रखे गए? इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखे गए। ठीक है, इसी के तहत कि ताकि ये लोग भी क्या बनाएं? लॉ मेकिंग में मदद करें। ठीक है, चलो आगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये 3 रखे गए। इट देन स्टार्टेड द रेगुलेटिंग एक्ट, इतना, और डिवैल्यूएशन, और जितना भी सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था, अब वो सेंट्रलाइजेशन, जैसे हम लोग क्या करते थे पहले, जितनी भी पावर थी वो किस में नहीं थी? सीधे गवर्नर जनरल में नहीं थी। ठीक है, गवर्नर जनरल जो चाहेगा वो करेगा। जैसे आपको मैंने बताया था कल, याद करो कि जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, इसी में जो है पावर सब आ गई थी, और ये बॉम्बे वाली, मद्रास वाली, इसको तो बिल्कुल पावरलेस कर दिया था, है ना, सारी पावर खत्म हो। तो अभी क्या हुआ कि जितनी भी पावर थी, जितनी भी शक्ति थी, वो सब केंद्र में ही समा गई थी। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन हो गया था। अब उसी सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। माने क्या है? अब केंद्र की शक्तियां ही सिर्फ नहीं रहेंगी, अब क्या होगा? अब स्टेट में भी शक्तियां जो है, प्रोविंस में भी शक्तियां जो है उसको बांटी जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब, विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1962, 68 और 86 और 97। ठीक है, तो इन्होंने इसी एक्ट के माध्यम से बोला कि अब एक नई प्रोविंस भी बनेगी, किसके लिए? बंगाल के लिए। नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट पंजाब के लिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। ठीक है, इन 3 के लिए। इट empowered the viceroy to make the rules and orders for more convenient transaction of the business. It also gave a recognized portfolio। हाँ, इसी एक्ट के माध्यम से, हाँ ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि इट ऑल्सो गेव द रिकग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। ठीक है, 1859 में क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, मतलब पोर्टफोलियो की बात करी थी। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम की बात करी थी। तो
अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है कि पोर्टफोलियो में जैसे आज की डेट में क्या होता है भाई, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं तो उनको क्या बोला, जैसे मान लो एक बंदा है, मान लो कोई भी XYZ, ठीक है, मिस्टर एक्स है, उनको क्या, इनको पोर्टफोलियो दिया गया कि आप 2-3 डिपार्टमेंट इनको दे दिए गए, ठीक है, मान लो रोडवेज का दे दिया गया, ठीक है, तुम्हारा हाईवेज का दे दिया गया है ना, इंडस्ट्री दे दी गई, स्टील दे दिया गया, 3 डिपार्टमेंट इनको दे दिए गए, ठीक, 3 डिपार्टमेंट दे दिए गए कि अब भैया तुम इसके जो मालिक हो और तुम्हें जो है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे, तुम्हारे अंडर में सारे सिग्नेचर होंगे, तुम्हारे अंडर में सारे काम होंगे, और तुम्हें जो है सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं, कोई कमियां हैं, तो आप जो है अपनी संसद में पेश कर सकते हो। वही पोर्टफोलियो यहाँ पर था, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या हुआ, मतलब कि एक आदमी को क्या कर दिया, पोर्टफोलियो दे दिया गया, मतलब 2-3 डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे, ठीक है, तो उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम। तो देखो पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज चल रहा है वो वहीं से आ रहा है, समझ रहे हो, तो देखो वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया। उसके बाद में इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इश्यू द ऑर्डिनेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो वाइसराय जो होता, ठीक है, इसी एक्ट में क्या हुआ, वाइसराय को ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस पास करने का ये इसकी शक्ति दे दी गई, ठीक है, किसको, वाइसराय को। वाइसराय जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस माने क्या होता है, ऑर्डिनेंस माने होता है कि जैसे आपको मालूम होगा आज की डेट में देखो यही हो रहा है, यहीं से लिया गया है क्या, कि जैसे अगर एक सत्र और दूसरे सत्र जो होते हैं, जो पार्लियामेंट में सत्र होते हैं, तो उनके बीच में 6 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो 6 महीने, भाई कानून जब बनेगा वो सत्र में बनेगा, लेकिन क्या हुआ, अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी चीज़ आ गई, उसमें कानून बनाना है, तो क्या होगा, आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, और वो ऑर्डिनेंस पास करके आप क्या करो, 6 महीने, उसकी वैलिडिटी क्या होती है, 6 महीने। आपने एक नॉर्मल जो है कानून नहीं बनाया, आपने एक ऐसे ही बना दिया कि साहब हाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है, ये कानून है, और उसके बाद में क्या होगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, वो 6 महीने तक होगी, ठीक है, 6 महीने तक होगी। उसके बाद में जब वो 6 महीने के बाद में जब सत्र होगा, तो सत्र में क्या होगा, दोनों हाउस से उसको पास करा लिया जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है, कानून बन जाएगा। अगर नहीं पास किया तो नल एंड वाइड बन जाएगा, समझ में। तो वही ऑर्डिनेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस जो है यहाँ पर इसको वाइसराय को दिया गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऑर्डिनेंस की जो शक्ति है वो क्या है, 1961 के एक्ट से ही इस संविधान में ली गई है, ठीक है। चलो, इसी से हमारा तो ये वाला जो है एक्ट, ये वाला भी खत्म होता है। अब हम लोग जो है अगले वाले एक्ट में चलते हैं, अगले एक्ट में चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। चलो, अब हम लोग चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, 1909, ठीक है, 1909, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये जो एक्ट है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और यहाँ से मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट मिलेंगी, कि जो चीज़ें आपको जो है ब्रिटिशर्स ने क्या चाल चली, ठीक है, और आज की डेट में जो हो रहा है, ठीक है, क्या क्या है, 1909 से जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इस एक्ट का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया, रिफॉर्म माने चेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 नाम है, मॉर्ले और मिंटो, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, 2 आदमी हैं, ठीक है। जो ये पहला नाम होता था, ये पहला नाम जो है मॉर्ले, ये क्या होता था, ये सेक्रेटरी जो मैंने बताया कि जो 1858 के जो एक्ट से बनाया गया ना, सेक्रेटरी बनाया गया और एक वाइसराय बना गया, ठीक है। तो पहला नाम जो होगा वो सेक्रेटरी का होगा, ठीक है, सेक्रेटरी जो होगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और जो वाइसराय होगा, वाइसराय जो होगा ये दूसरा नाम, ठीक है। तो मतलब उस समय मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और मिंटो जो थे वाइसराय थे। तो इन दोनों के नाम से ही जो है क्या हुआ, ये रिफॉर्म बनाया गया, ठीक है। तो अच्छा, इसका एक बात और समझ लो, आज भी आप जब कभी पढ़ते हो, बहुत सारे कमीशंस पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे आयोग पढ़ते हो, ठीक है, सरकारिया आयोग है ना, सरकारिया आयोग हो गया,
है ना, और तुम्हारे ये जितने भी आयोग मतलब हैं, ठीक है, ये सारे आयोग जो है उनके नाम से ही बनाए जाते हैं। सरकारी आयोग हो गया ना, दिनकर, और बहुत सारे आयोग हैं जो बनाए गए, ठीक, वो किसके नाम से हैं? इन लोग के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उसके जो चेयरमैन होते थे उसी के नाम से बनाए जाते थे, ठीक। तो अब देखो क्या हुआ, इस रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें करी गई। सबसे पहली बात तो ये हुआ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये सेक्रेटरी है, ये मिंटो वाइसराय है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, ठीक है, कि बताओ ये सेक्रेटरी, ये इसमें सेक्रेटरी और ये वो वाइसराय कौन था इनमें से, ठीक है, तो उसको रिस्पेक्टिवली बताइए, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या किया गया, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ द सेंटर एंड द प्रोविंस। इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसकी साइज बढ़ा दी गई। साइज माने उसका नंबर बढ़ा दिया गया। कहाँ पर? सेंटर और प्रोविंस दोनों में, ठीक है, सेंटर और प्रोविंस में दोनों में, ठीक है, सेंटर में भी बढ़ा दिया गया और प्रोविंस में भी बढ़ा दिया गया, ठीक है, प्रोविंस में भी बढ़ा दिया गया, ठीक है, दोनों। अच्छा, और जो सेंटर में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितनी, 16 से 60 तक बढ़ा दी गई। मतलब आप देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, या हम लोग बात करें अगर लोकसभा की बात करें अगर सेंटर में, तो लोकसभा जो है उसकी कहीं ना कहीं फॉर्मेशन यहाँ से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 16 से 60 की इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, पहली बात तो 16 से 60 हो गई, और प्रोविंस में बोला गया कि साहब आप जो है अपने स्टेट के हिसाब से, इसकी वैल्यू कोई डिसाइड नहीं हुई है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टेट के हिसाब से, इसके प्रोविंस के हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। मान लो किसी की ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी की कम पॉपुलेशन है, जैसे आज है ना, आज जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें, ठीक है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, ठीक, इस वजह से तो ये जो है डिसाइड नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 16 से 60 सीटें हो गई, ठीक है, पहली बात। और सेंटर जो है उसकी फिक्स थी, लेकिन इसकी क्या फिक्स नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात, अब इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बट अलाउड द प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल टू नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इट इनलार्ज्ड द डेलिबरेटरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट द levels, for example members were allowed to ask a supplementary question। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, इसमें एक और देखो पावर दे दी गई, क्या कि अब जो इसके जो मेंबर्स होंगे, इसके लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स होंगे, ये क्या कर सकते हैं, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। माने जैसे पहले क्या हुआ, इंडियंस को अलाउड नहीं था कि जो है वो कोई क्वेश्चन पूछे, बस खाली मुंह दर्शक तरह बैठ सकते हैं बस। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब कर रहे हैं क्या कि आप भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे बजट पर, है ना, बजट है तो बजट पर आप पूछ सकते हो कि साहब बजट कितना एलोकेट, ये बजट जो एलोकेट हुआ है ये कहाँ कहाँ खर्च हुआ है ना, किसको कितना सेक्शन डिवाइड हुआ है, ये सारी चीज़ें बजट पर क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, किसके माध्यम से, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें लिख रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है, किस पर, जैसे लाइक बजट, लाइक किस पर, बजट्स पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बार इस एक्ट के माध्यम से 1909 के एक्ट के माध्यम से बोला गया कि वाइसराय जो था उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, वाइसराय जो होता था इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना एक, उसमें बोला क्या कि इंडियंस भी एसोसिएशन आ सकते, इंडियन की एसोसिएशन भी इसमें आ सकती है। और सबसे पहला बंदा जो इसमें आया है वो कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सबसे पहला बंदा जो इंडियंस इसमें आया है वो कौन है, सत्येंद्र, ये स्पेलिंग है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सबसे पहला बंदा जो इसके अंदर आया है, ठीक है, वो क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और इनको जो है लॉ मेंबर के रूप में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है, किसके रूप में, ये भी लिख सकते हो, लॉ मेंबर के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया था,
ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है और आप सब लोग जो है जानते भी होंगे, इसे हम चलो बता देते हैं। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, देखो यहीं से कहीं ना कहीं आज के जो देखो पहले भी हो चुकी हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये सब करके, ठीक है, मुस्लिम और हिंदू को जो हिंदू लॉ से डील होंगे, हैं हिंदू लॉ से होंगे, मुस्लिम लॉ से होंगे, वहाँ से भी सिस्टम हुआ। लेकिन जो ऑफिशियली देखा जाए, जो सच में जो बीज पड़ा है ये पाकिस्तान का, या मुस्लिम और हिंदू की जो यूनिटी में जो बाधा पड़ी है, दरार पड़ी है, वो कहीं ना कहीं ये 1909 के एक्ट से पड़ी है। कौन सी? ये सप्रेशन ऑफ मुस्लिम, एक कम्युनल, ये जो सिस्टम बोला है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, है ना। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम मतलब कि अब जो है मुस्लिम बिल्कुल अलग हैं, ये कम्युनिटी बिल्कुल अलग है, तो इनका सेपरेट इलेक्टोरेट हो। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इनका निर्वाचन बिल्कुल अलग होना चाहिए, इनका प्रतिनिधि मुस्लिम होना चाहिए, इनका वोट डालने वाले प्रतिनिधि जो है वो भी मुस्लिम होने चाहिए। मतलब क्या है, देखो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें एक बीज डाला गया है। और ये बीज जानते हो, ये बीज क्या है, जब ये आपको मालूम होगा, इसके पहले की अगर कहानी सुनो, 1909 की पहले की कहानी, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो बंगाल का विभाजन के बाद में ही ये सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू हो गई थी। समझ में आया? ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, फॉर मुस्लिम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये किससे आया है? सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी देखो, अभी इस एक्ट में 1909 में बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम, ठीक है, फॉर मुस्लिम, तो मुस्लिम के लिए सिर्फ बोला गया, अभी और किसी के नहीं। सेपरेट एक को पकड़ेंगे और सबको विभाजन कर देंगे, ठीक है। ब्रिटिश बहुत चालाक हैं, वो जानते हैं कि अगर ये एक हो गए तो हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से धीरे धीरे जो है, अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ यूनिटी की वैसे भी कमी थी, जिसकी वजह से इनको लॉलीपॉप पकड़ाया, ये पकड़ भी लिए मुस्लिम, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ, इनके भी उसमें वो मुस्लिम के दिमाग में भी ये चीज़ पॉइंट आ गया कि हाँ यार, मैं भी क्या है, मैं भी जो है मैं बिल्कुल अलग हूँ, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बिल्कुल अलग सिस्टम होने लगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक। चलो इसके बाद में फिर क्या हुआ, अब आता है, अच्छा अब देखो यहाँ से एक देखो ट्रेंड चल गया, यहाँ से एक बेसिकली ट्रेंड चल गया क्या, कि अब हर 10 साल में बेसिकली ये लोग आएंगे और क्या करेंगे, अपने जो पुराने एक्ट को उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और नया एक्ट बनाएंगे, ठीक है। पुराने एक्ट को रिव्यू करेंगे, कोई कमियां हैं या कुछ चीज़ें इम्प्रूव करना है, ठीक है, और उसको नया एक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1909 है ना, तो अब आएगा क्या, 1919 आएगा, ठीक है। अब 1919 आएगा, अब क्या आएगा, 1919 आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919, ठीक है। अब देखो ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से 1909 से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, इसमें सबसे पहली बात क्या, ऑब्जेक्टिव वाज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिशर्स कह रहे हैं क्या, कि अब हम लोग जो है, हम लोग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बनाई जाए, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, जनता के सवालों को जो है पूछा जाए, ठीक है। वहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो 1919 के एक्ट के माध्यम से ये करा गया। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग, अच्छा इसका एक नाम भी है, ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा 1909 में क्या होता था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे, वैसे इसमें इसका नाम भी था मॉन्टेग्यू चेम्स एल, ये जो है ये साइलेंट है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू क्या है,
ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और ये क्या है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो पहला होगा वो क्या है, ये सेक्रेटरी है, और सेकंड वाला क्या है, ये वाइसरॉय है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, फीचर की अगर बात करें तो इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस बाय डिमार्केटिंग सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंस सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस एक्ट के माध्यम से अब सेंट्रल का जो कंट्रोल होता था किस पर, प्रोविंस पर, स्टेट्स पर कह सकते हैं। आज के जैसे स्टेट है ना, तो प्रोविंस पर जो कंट्रोल हुआ करता था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अब उसको क्या किया गया, उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब सेंटर और स्टेट के जो सब्जेक्ट्स थे कि भाई सेंटर इस सब सब्जेक्ट्स में डील करेगा, मतलब मान लो सेंट्रल है तो सेंट्रल पता रेलवे में डील करेगा, एटॉमिक एनर्जी में डील करेगा, ठीक है, पावर में डील करेगा, है ना, मान लो डिफेंस में डील करेगा, ये सब सेंटर करेगा। अब स्टेट में, स्टेट में बोल दिया गया क्या, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टेट में बोल दिया कि साहब आप लैंड में डील करोगे, आप रोड में डील करोगे, है ना, आप एजुकेशन में डील करोगे, तो ये स्टेट को दे दिया। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, डिवीज़न हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल जो है सिर्फ सेंट्रल नहीं रहा, अब उसको क्या है, डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंस में। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। और इसको क्या बोला गया, द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंस लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक द लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। और बोला गया क्या कि साहब आप लोगों को जो है आपको अपने अपने सब्जेक्ट बता दिए गए हैं, और आप लोग क्या करो, अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना कानून बना सकते हो। जैसे मान लो सेंटर बोला एटॉमिक एनर्जी जो है उसके ऊपर उसका सब्जेक्ट है सेंटर का, तो सेंटर जो है उसके ऊपर जो भी कानून बनना है वो सेंटर बनाएगा। ठीक, रोड है, रोड मान लो स्टेट की है, तो स्टेट में क्या है, स्टेट जो है उसके कानून बनाएगा। ठीक, कहाँ रोड बननी, कैसे बननी है, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, कितना एलोकेशन होगा फंड, वो सारे कानून जो है वो स्टेट बनाएगा। समझ में आया? ठीक, उसके बाद में फिर क्या हुआ, इट फर्दर डिवाइडेड द provincial subject into two parts, transferred and a reserved subject। अब देखो क्या हुआ, अब बहुत चालाकी यहाँ फिर कर रहे हैं। क्या हुआ, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है सेंटर और प्रोविंस जो है में जो है सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, सब्जेक्ट जो है डिवाइड कर दिए गए, पहला पॉइंट। ठीक, आप देखो क्या कर रहा है, सेंटर और प्रोविंस में डिवाइड कर दिए गए। दूसरा क्या है, अब क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट भी हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली देखा जाए तो एक सिस्टम डायरकी सिस्टम लाया गया। ठीक है, डायरकी सिस्टम लाया गया, डायरकी सिस्टम के माध्यम से समझ, डायरकी सिस्टम लाया गया, डायरकी सिस्टम लाया गया। ठीक है, अब ये डायरकी सिस्टम क्या होता था, डायरकी सिस्टम क्या होता है, ये बात समझो। डायरकी सिस्टम में इन्होंने बताया कि साहब दो तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होते हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक, अब ये दोनों क्या हुआ, अब देखो रिजर्व्ड सब्जेक्ट, तो देखो ब्रिटिश कितने चालाक। ठीक, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट रखा गया कि जो उसमें गवर्नर जनरल के जो है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर क्या करेगा, एक मिनट, ठीक है, अब सुनो, अब देखो ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट थे इसमें क्या होगा, ये जो गवर्नर है ये इसको डील करेगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, और इसकी जो काउंसिल होगी ये रिस्पॉन्सिबल होगी किसको, ये एग्जीक्यूटिव उसकी काउंसिल में जो है ये आंसरेबल होगी, माने ये वो सब्जेक्ट पर डील करेगा गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जो है, इसमें बोला गया कि गवर्नर जो है वो सब्जेक्ट में डील करेगा, जो भी सब्जेक्ट उसको दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट दिए गए। देखो एक बात समझो, रिजर्व पहले समझो फिर ट्रांसफर समझो तो और अच्छे समझ आएगा। देखो मेन आप ऐसे समझो, ब्रिटिश बहुत चालाक थे। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स माने जो जैसे मिनिस्ट्रीज समझ लो। ठीक है, मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे होम मिनिस्ट्री, ठीक है, जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री,
जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती थी उसको वो क्या बोला गया कि उसको गवर्नर जो है उसको उसकी देखरेख करेगा, और उसमें जो है गवर्नर देखरेख करने के बाद उससे गवर्नर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि तुम उसमें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। समझ में? उसको कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट में दो खास बातें क्या कि सबसे पहली बात तो मुख्य मिनिस्ट्रीज या मुख्य सब्जेक्ट, मिनिस्ट्रीज नहीं कहेंगे यहाँ, सब्जेक्ट कहेंगे कि मुख्य सब्जेक्ट रखे गए, ठीक, मेन सब्जेक्ट रखे गए। और गवर्नर जो है ये आंसरेबल नहीं है, गवर्नर जो है उस काउंसिल के लिए आंसरेबल नहीं है कि अपने काम के लिए जो है आंसर उसको देना पड़े, ठीक। अब क्या हुआ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में? क्या हुआ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर ही रखेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट रखेगा जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जैसे रोडवेज हो गया है, मान लो रोड वाली मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है ना, जैसे मान लो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज किस में रखेगी? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो लेस इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। और दूसरी बात, जो तुम डिसीजन लोगे, जो तुम उसमें काम करोगे, वो सब तुमको आंसरेबल होना पड़ेगा, ठीक। इसी को बोला गया डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम माने दो पार्ट में डिवाइड, दो सब्जेक्ट जो थे वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिस पर गवर्नर जो है गवर्नर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, लेकिन वो आंसरेबल होगा, ठीक है, आंसरेबल होगा। और रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन बना के वो आंसरेबल नहीं होगा। समझ में आया? और मेन सब्जेक्ट थे वो उसमें रिजर्व सब्जेक्ट में थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में लेस इंपॉर्टेंस थे, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। फिर उसके बाद में इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाय कैमरल लेजिस्लेशन। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट, बाय कैमरल लेजिस्लेशन जो है इसमें होने जा रहा है इसी एक्ट के माध्यम से। कौन सा? 1919 में जो है ये बाय कैमरल लेजिस्लेशन होने जा रहा है। बाय कैमरल लेजिस्लेशन, बाय कैमरल लेजिस्लेशन माने क्या होता है? ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेशन माने क्या? देखो बाय मीन्स दो, कैमरल मीन्स हाउसेस, ठीक है, मतलब दो हाउसेस जो होते हैं, जैसे आज की डेट में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बाय कैमरल लेजिस्लेशन इसी में बनाया। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज बाय कैमरल लेजिस्लेचर एंड अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट माने जैसे स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे राज्यसभा आज की डेट में जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है राज्यसभा, उसी प्रकार से इसमें क्या बोला गया? इसमें अपर हाउस बनाया गया जो काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, ठीक है। और एक हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट, एक हो गया लोअर हाउस जिसको लोकसभा बोलते हैं, उसको बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात थी, देखो इसमें दो बाय कैमरल लेजिस्लेशन में क्या बनाया गया? एक अपर हाउस बनाया गया, ठीक है, अपर हाउस बनाया गया जो हम लोग क्या है ये काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो पीपल होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब देखो आज और पहले 1919 में क्या अंतर है कि आज क्या होता था, ये डायरेक्ट इलेक्शन इसके नहीं होते हैं अपर हाउस में आज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? दोनों में ही डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों में ही क्या हो रहा है? डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ठीक, डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें भी डायरेक्ट, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता राज्यसभा में आज, है ना, लोकसभा में तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन इसमें नहीं होता है। लेकिन उस समय क्या हो रहा है? इसमें दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बताएं, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या है? जनता इन्वॉल्व, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन माने जनता इन्वॉल्व। लेकिन उस समय पंगा ये था कि जनता डायरेक्ट इलेक्शन में भैया जनता इन्वॉल्व तो होती थी, लेकिन ये नहीं था कि भैया सब लोग उसमें पूरी जनता जितने भी इंडियंस हैं सब उसमें वो वोट डालेंगे। उसमें जानते हो बिल्कुल बहुत कम लोग जो है उसमें, बहुत ही कम, मतलब समझ लो कौन कौन होते थे। इसका भी एक बेसिस था कि किसके बेसिस पर जो है ये वोट डाली जाएंगी, इसका भी एक फ्रेंचाइजी था। जैसे इसका नेक्स्ट पॉइंट ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से बेसिस पर जो है ये इलेक्शन डालेंगे, ठीक है। जैसे इसको हटा देते हैं, ठीक है,
हाउसेस, कैसे कैसे इसमें जो है ये लोग कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्शन इसमें जो होता था, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी जिसके पास होगी है टैक्स होगा। जैसे जिसके पास कौन कौन डाल सकता है, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, है ना, जो टैक्स देता होगा, है ना, और जैसे जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। समझ रहे हो, ये 3 पॉइंट में बेसिकली है जिसके आधार पर जो है। अब भैया कितने लोग होते थे जिसके पास प्रॉपर्टी, सब तो लूट ले गए, ठीक, प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत, मतलब हज़ारों में लाखों में 1-2 अगर मिल गया तो मिल गया, समझ रहे हो। तो इस वजह से अब भाई मतलब देखो, एक तरीके से देखा जाए तो बस सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है और होना कुछ नहीं इंडियन को, क्योंकि भाई ये प्रॉपर्टी किसके पास होगी, हम लोग के पास होगी नहीं, समझ रहे हो ना। एजुकेशन किसी के पास थी, है ना, और टैक्स भाई कुछ है ही नहीं, तो फिर टैक्स कैसे देंगे, ठीक। इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक। लेकिन ये चीज़ इम्प्रूवमेंट हुआ, आगे चल के इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, काफ़ी प्रयासों के बाद में। इट रिक्वायर्ड द 3 मेंबर्स ऑफ द वाइसराय काउंसिल अदर देन द वो, ठीक है। उसके बाद में इसी में क्या हुआ, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, उस काउंसिल में क्या हुआ, 6 मेंबर हुआ करते थे। तो 6 मेंबर्स में से अब बोला गया कि 3 जो मेंबर होंगे ये कैसे होंगे, ये इंडियंस होंगे। ये क्या होंगे, ये इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ खाली जो है वो ब्रिटिशर्स ही होगा, लेकिन और 3 मेंबर जो है इंडियंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये भी किससे बताया गया, एक्ट ऑफ 1999, ठीक है, 19, ठीक है। फिर उसके बाद में इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हैंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी से आता है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसको 1926 में वो आ गया, ठीक है। उसके बाद में सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी में क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC आया, ठीक है, जो कि 1926 में उसको लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इसमें जो सेंट्रल बजट था, ठीक है, सेंट्रल बजट में से प्रोविंशियल बजट जो है हटा दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया, ठीक है। प्रोविंशियल बजट जो था वो उसमें सेपरेट कर दिया गया इसी एक्ट के माध्यम से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट कब अलग किया गया, किस एक्ट के माध्यम से इलेक्ट किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इसको अलग किया गया, ठीक है। चलो, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट वर्किंग ऑफ द यस, ठीक है। और इसी के माध्यम से एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया, इसी एक्ट में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया इसी एक्ट में, जो कि क्या करेगा, इस एक्ट को बहुत अच्छे से देखेगा और देखेगा कि जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला गया कि अब हम लोग 10 साल के बाद में आके उसको रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे, जो पुराना एक्ट है, मतलब जैसे 1919 वाला एक्ट है, इसको जो है हम लोग रिव्यू करेंगे। लेकिन होता क्या है फिर, अब देखो 10 साल बाद मतलब 1929 में आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, पंगा हो गया, 2 साल पहले ही आ गए, किसके रूप में, साइमन कमीशन के रूप में, ठीक है। क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है कल हम लोग जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज जो है आपको यहीं तक मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी क्लास भी हो जाएगी और आप बहुत बोर भी हो जाओगे और बड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब लोग शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।